तो देवियों और सज्जनों, शुरू किया जाए हम लोगों का ये पार्ट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये जो है ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब कंपाउंड्स के लिए भी डिस्कस नहीं हो रही है, एलिमेंट्स। ये डिस्कशन कंप्लीट होगा आपका 1A 2A एस ब्लॉक में। ये डिस्कशन कंप्लीट होगा 3B ग्रुप से लेके 2B ग्रुप तक डी ब्लॉक में, और ये डिस्कशन कंप्लीट होगा 3A से लेकर के 8A तक पी ब्लॉक। मतलब अगर एनसीईआरटी के नजरिए से देखें तो सारे एलिमेंट्स में एमपीबीपी और इंथैल्पी ऑफ ऑटोमेशन, जहां जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, कहीं कहीं एमपी की जरूरत पड़ेगी, कहीं कहीं बीपी की जरूरत पड़ेगी, कहीं कहीं एमपी बीपी दोनों की जरूरत होगी, कहीं कहीं इंथैल्पी ऑफ ऑटोमेशन की भी जरूरत होगी। तो हम लोग इनको 11th और 12th, जैसे अगर आप 1A 2A की बात करें तो ये किस क्लास में आपको पढ़ना होता है? सर ये 11th का एरिया। जब आप 3A और 4A इसमें करते हैं तो इसमें 11th का भी एरिया है और 12th का भी एरिया है, लेकिन मेजर 12th है। कहां से? 5, 6, 7 और 8 है ना, 5, 6, 7 और 8 चार ग्रुप, और 11th में बाकी 3 और 4 है। और ये कंप्लीट जब आप डी ब्लॉक में इसी चीज का डिस्कशन करते हैं तो 12th का एरिया। कहने का मतलब है ये बोर्ड के लिए भी है और आपके कंपटीशन के लिए भी है, ये दोनों के लिए ये सिलेबस है। इतना ही नहीं, इनका इस्तेमाल है, आप एल्यूमिनियम के कंपाउंड बनाते हैं तो मेटलर्जी आप पढ़ते हैं, तो इन सब चीजों का आइडिया बेहद जरूरी है कि जब मान लो कि एक एग्जांपल है बोरॉन, एक एग्जांपल है एल्यूमिनियम। बोरॉन नॉन मेटल है, मेटल वाइड में नॉन मेटेलिक मेटल वाइड है, नॉन मेटल की तरह आप बिहेव करवाते हैं इसको। तो अगर आपसे सिंपली कोई मेल्टिंग पॉइंट पर बातें पूछे तो आप बोलेंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना है, और ये मेटल है, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होना है, ऐसा आप सोचेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है, काफी हाई। मेल्टिंग पॉइंट बोरॉन का बहुत ज्यादा होता है एल्यूमिनियम से, काफी ज्यादा। ये 600 डिग्री का राउंड होता है और ये 2200 डिग्री का राउंड होता है। तो आप क्या देख रहे हैं? तो आखिर एलिमेंट को कंपेयर करना आना चाहिए। दूसरी बात, यही एल्यूमिनियम है, अगर आप इस एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से कंबाइन करवा दे, अब Al2O3 बन गया, अब इसका मेल्टिंग पॉइंट अप्रॉक्स 2200 डिग्री का राउंड है अप्रॉक्स। तो ये सब चीजें कनेक्टिंग होनी चाहिए, मेटलर्जी वगैरह आपका इजी होगा इससे। इसीलिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके यूजेस भी हैं जम के। तो चलिए हम लोग अब इसमें हाथ आजमाते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें यह देखना होगा कि किधर से स्टार्ट करें, उधर एस ब्लॉक से या इधर मेटल नॉन मेटल मिक्स्ड है, इधर डी ब्लॉक से। तो एलिमेंट का नेचर, सॉलिड के टाइप से इसको एक बार कनेक्ट करते हैं, फिर आगे हम लोग अपने आप आएंगे। क्या बोलना चाह रहे हैं आप सर? ध्यान दें, मैं कहना चाह रहा हूं, जब बेटा आप एस ब्लॉक लेते हो तो एस ब्लॉक में आपके सारे मेटल्स हैं, बिल्कुल सर। डी ब्लॉक लेते हो तो इसमें भी सारे मेटल्स हैं, बिल्कुल सर। लेकिन जब आप पी ब्लॉक लेते हैं तब कहानी बदलती है, इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों है। अच्छे से देखोगे, ये कह लो मेरा पार्ट 1 है। आ जाओ, नियॉन, जो इसमें
गैसियस एलिमेंट्स तो कम ही है, जैसे ये सारे गैसियस हैं, ये गैसियस है। गैसियस जी। एमपीबीपी इंथैल्पी ऑफ ऑटोमेशन पढ़ने जा रहे हैं। ये गैसियस है, बाकी सारे सॉलिड ही एक तरह से क्या ले, एक ब्रोमीन लिक्विड है। अब ये सारे सॉलिड एलिमेंट्स अच्छे से देखें, ये सारे सॉलिड एलिमेंट्स, सॉलिड में ये कैसे सॉलिड है? क्या ये सारे मेटल्स हैं? बिल्कुल नहीं, सारे मेटल्स नहीं है। सॉलिड में इनमें मेटेलिक सॉलिड भी है और इनमें कोवेलेंट सॉलिड्स भी हैं और इनमें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी हैं। तीन तरह के सॉलिड्स, जबकि अगर आप एस और डी ब्लॉक में बात करें तो एस और डी ब्लॉक में आपके सिर्फ और सिर्फ मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक एलिमेंट्स हैं और मेटेलिक एलिमेंट्स में भी ओनली मेटेलिक सॉलिड्स। सर क्या पॉइंट क्या बन रहा है? पॉइंट क्या बन रहा है? अच्छे से बेटा सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन रहा है। सॉलिड्स के अलग अलग प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं, और अलग अलग टाइप्स के सॉलिड्स की बॉन्डिंग बिहेवियर, बॉन्डिंग नेचर, उसके अंदर एटम्स का अरेंजमेंट, एटम्स के बीच की बॉन्डिंग भी डिफरेंट होती है, जिसके वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को समझना के लिए, उनको समझने के लिए अलग अलग अप्रोच लगाना होता है, अलग अलग नजरियों का इस्तेमाल करना। सर कहना क्या चाह रहे हो? कहना यह चाह रहा हूं सॉलिड्स चार टाइप के होते हैं। जैसे स्ट्रक्चर के बेसिस पर आप एक बोलते हो क्या, क्रिस्टलाइन, सॉलिड और एमोर्फस, उसको फिलहाल मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, तो वो टाइप, वो क्लासिफिकेशन का बेसिस छोड़ दो, वो भी क्लासिफिकेशन का बेसिस है। जैसे एसिड बेस को आप कैसे बांटते हो, आर्हेनियस के बेसिस पे, लुइस के बेसिस पे बोलते हो ना बेटा, ब्रॉस्टेड लॉरी के बेसिस पे, तो उसी तरीके से सॉलिड्स को भी हम एक क्लासिफिकेशन का तरीका है जिसमें बोलते हैं एमोर्फस और क्रिस्टलाइन। एक क्लासिफिकेशन का तरीका है जिसमें हम लोग बोलते हैं चार तरह के सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स: मेटेलिक सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। आपके इस पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको तीन तरह के सॉलिड्स मिलेंगे। कुछ सॉलिड्स मेटेलिक होंगे, कुछ सॉलिड्स कोवेलेंट होंगे और कुछ सॉलिड्स मॉलिक्यूलर होंगे। लेकिन आपके एस और डी ब्लॉक, और ये आपको समझ में इसलिए अच्छे से आएगा क्योंकि हमने आपको बॉन्डिंग इन एलिमेंटल स्टेट्स करवाया है अच्छे से। एस और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो ओनली मेटल्स हैं, तो उनमें एक ही टाइप है मेटेलिक सॉलिड्स। तो मेल्टिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट को, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को समझने से पहले, मतलब उनको कंपेयर करने से पहले एक बार सॉलिड का टाइप समझते हैं हम। आ जाए नेक्स्ट पेज। ध्यान से, सॉलिड्स हमने बोला बेटा, सॉलिड्स का एक टाइप है आयोनिक सॉलिड। ध्यान से, दूसरा टाइप है मेटेलिक सॉलिड, तीसरा टाइप है कोवेलेंट सॉलिड, और चौथा टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब फर्क को समझिए। जो आयोनिक सॉलिड होगा उसमें एटम आयोनिक बॉन्ड से बंधे होंगे, एटम्स बॉन्डेड थ्रू आयोनिक बॉन्ड्स, थ्रू
आयोनिक बॉन्ड्स। अच्छे से बेटा समझिएगा, बढ़िया से समझो। एग्जाम्पल, आयोनिक बॉन्ड NaCl, आयोनिक बॉन्ड्स है ना इसमें Na+ और Cl-। कैल्शियम ऑक्साइड Ca पर 2+ O+- आयोनिक बॉन्ड है। AlF3, एल्यूमिनियम पर ट्रिपल+ 3F-। आपको ये समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी है पकड़ना। 4 सॉलिड्स दे करके आपसे पूछे जाए कि बता इनमें से कौन सा आयोनिक सॉलिड है, तो आप सिंपली क्या उसमें देखेंगे कि किसमें एटम्स के बीच आयोनिक बॉन्ड्स, मतलब वो कटायन और एनायन का फॉर्मेशन उसने कर रखा। मेटेलिक सॉलिड्स फिर नाम से क्लियर है, एटम्स के बीच मेटेलिक बॉन्ड है, मतलब वो मेटल ही हो सकता है। मेटेलिक बॉन्ड किसके बीच होगा? मेटल एटम्स के बीच। तो इसमें क्या लिखोगे? एटम्स बॉन्डेड थ्रू मेटेलिक बॉन्ड्स। एटम्स किससे बंधे होंगे? मेटेलिक बॉन्ड्स। एग्जाम्पल में कौन आएगा? मेटल्स एंड एलॉयज। दोस्त अच्छे से, मेटल्स एंड अलवाइज, क्योंकि अलवाइज में भी आपका एटम के बीच क्या होता है? अलवाइज में भी मेटल एटम के अलवाई कैसे बनाते हैं हमने बताया है पीछे। एक मेटल को पिघला के मेल्ट करके दूसरे मेटल के मेल्ट में मिलाते हैं। अगर दोनों के एटम्स ने आपस में मेटेलिक बॉन्ड्स बना लिया, दोनों के एटम्स ने आपस में मेटेलिक बॉन्ड बना लिया, तो आप उसको अलवाई बोलते हैं। क्लियर है? अच्छे से देखिए। अच्छा, वो ग्रीन था, ग्रीन से ब्लैक पे अपन आ गए नहीं ग्रीन था, ग्रीन से ब्लैक आ गए। चलो इसको ग्रीन कर देता हूं। हाँ जी, आइए। तो मेटल्स एंड अलवाइज, अलवाइज में क्या होता है आपका? मेटल एटम्स, मेटल ही मिक्स होते हैं उसमें ना। जैसे 50% टिन 50% लेड आपने लिया, तो आपने क्या तैयार कर लिया? एक सोल्डर अलवाई तैयार कर लिया। तो दोनों में मेटल एटम के बीच मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है। कोवेलेंट, यही दोनों में सबसे ज्यादा लफड़ा है, इसी दोनों में, इसी दोनों को अच्छे से समझना। इसमें भी एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड है, इसमें भी एटम्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड, और इसमें भी एटम्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड। अच्छे से देखें, यही दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होना। उसमें भी एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड है और इसमें भी एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड है। अब इस पेज को क्यों रखा जाए ऐसा, इसका भी कलर कर लिया जाए। ठीक है, आ जाओ। हाँ जी, तो एटम्स इसमें भी कोवेलेंटली बॉन्डेड है और एटम्स इसके टाइप में भी कोवेलेंटली बॉन्डेड है। डिफरेंस कहां है? इसमें आपको नेटवर्क ऑफ एटम्स मिलेगा, मतलब एटम्स पॉलीमराइज हो जाएंगे, ठीक है। एटम्स गेट पॉलीमराइज्ड, and does not form molecules। यहां पे एटम्स फॉर्मिंग molecules and molecules are held together through weak van der Waals forces। इसी को तो समझना अच्छे से, यही दो इंपॉर्टेंट ही है, इसी दो में कंफ्यूजन ही है ज्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी दो को तो आराम से पकड़ लोगे। क्या हमने सिखाया? सीखो अच्छे से। हमने बोला आयोनिक सॉलिड तो बड़े आराम से पकड़ा जाएगा, आयोनिक बॉन्ड। मेटेलिक सॉलिड भी बड़े आसानी से समझा जाएगा, मेटल्स का ही एग्जांपल होगा।
कोवेलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये दोनों में ही एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड है एक दूसरे से। हमने लिख दिया बेटा यहां। इसमें भी एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड है और इसमें भी एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड है, दोनों टाइप में। डिफरेंशिएट कैसे है, इसमें एटम्स गेट पॉलीमराइज, एटम्स गेट पॉलीमराइज्ड, नहीं, एटम पॉलीमराइज हो रहा है और क्या क्या हो गया, डू नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम पॉलीमराइज हो गया और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं किया। सर एग्जांपल, एग्जांपल अगले पेज में। और इसमें एटम मॉलिक्यूल्स बना रहा है और मॉलिक्यूल्स वेंडरवॉल फोर्सेस से, मतलब दैट इज नो वेंडरवॉल फोर्स। जनरली इसमें वेंडरवॉल फोर्सेज नहीं है, एब्सेंट है। और इसमें मॉलिक्यूल्स बनने के बाद मॉलिक्यूल वेंडरवॉल फोर्सेस से हेल्ड है। इन दोनों का एग्जांपल अच्छे से समझना जरूरी है। आ जाओ अगले पेज में लाता हूं आपको, पेज नंबर 4। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने लिया डायमंड और एग्जाम्पल के तौर पे आपने लिया आयोडीन, दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर है, इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड है और इसमें भी। अब दोनों की बॉन्डिंग को समझे। आपने डायमंड में क्या पढ़ा है, हर एक कार्बन 4 को कार्बन से कोवेलेंटली अटैच है, हर एक कार्बन 4 कार्बन से कोवेलेंटली अटैच है, पढ़ा है बेटा। तो आप ही सोचे, इसमें एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड है एंड एटम्स गेट पॉलीमराइज्ड, चेन में फैलता चला गया नेटवर्क में। एटम्स गेट पॉलीमराइज्ड थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स, एटम्स गेट पॉलीमराइज्ड थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है, कोवेलेंट बॉन्ड्स। एंड हमने क्या बोला बेटा, डू नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल्स, इसमें मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। अब इसमें आ जाओ आयोडीन में, आयोडीन में I2 मॉलिक्यूल बनेगा और इनके बीच वेंडरवॉल फोर्सेस आएंगे। I2 और I2 के बीच क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स को बांधने वाले फोर्सेस, अंतराण्विक बल, अणुओं को बांधने वाले फोर्स अंतराण्विक बल। अच्छे से देखिए बेटा, तो बीच में कौन सा फोर्स आ गया, सर वेंडरवॉल फोर्स। तो इसमें भी एटम्स बॉन्डेड कोवेलेंटली है, लेकिन यहां पर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं और कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स किससे पकड़े हुए हैं, आर हेल्ड टुगेदर थ्रू वेंडरवॉल फोर्सेज, नहीं, थ्रू वीक वेंडरवॉल फोर्सेस। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ दोस्त, यही हमने आपको सिखाया। तो जिसमें एटम्स ने पहले कोवेलेंट बॉन्ड, आराम से, एटम्स पहले कोवेलेंट बॉन्ड के वजह से मॉलिक्यूल बनाए और मॉलिक्यूल वेंडरवॉल फोर्स से बंधा हो, उसको हम लोग कैसा सॉलिड बोलेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड। नाम से क्लियर है, मॉलिक्यूल बन जाए, मॉलिक्यूलर सॉलिड। एटम पहले क्या बना ले, कोवेलेंट बॉन्ड से मॉलिक्यूल बना ले, कोवेलेंट बॉन्ड से मॉलिक्यूल बना ले, और फिर ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आपस में वेंडरवॉल फोर्सेस से एक दूसरे से पकड़े हुए रहे, तो आप कैसा सॉलिड बोलेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और इसमें हमने क्या बोला, एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ते चले जाए इनफिनाइट लेवल तक, कहीं पर भी बीच में किसकी जरूरत नहीं आए, वेंडरवॉल फोर्सेस की जरूरत नहीं है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं हो, तो ऐसे सॉलिड को क्या बोलेंगे, कोवेलेंट सॉलिड। आ जाइए बेटा, आपको बहुत सिंसियरिटी से, एकदम एक्सट्रीम लेवल की सिंसियरिटी आगे जरूरी है एग्जांपल्स को समझने में। चूंकि आपको हमने पूरे पीरियोडिक टेबल का एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक का एलिमेंटल फॉर्म में बॉन्डिंग पढ़ाया है, तो आगे आपको सॉलिड्स के टाइप खुद समझने होंगे कि कौन किस तरह का सॉलिड होगा। फिलहाल मैं एक बार और रिपीट कर दूं मेरे दोस्त, 4 तरह के सॉलिड्स हमने आपको बताए, आयोनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स,
कोवेलेंट सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड में था कि आयोनिक बॉन्ड से आयंस बंधे हुए थे, एटम्स बंधे हुए थे, एटम्स आयन बनाएगा और वो आयोनिक बॉन्ड से बंधे होंगे, वो कंपाउंड होगा, जाहिर सी बात है, NaCl, K2O, CaO, AlF3 वो कंपाउंड होगा। सेकंड हमने बोला आयोनिक सॉलिड के बाद मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में मेटल एटम्स या एटम्स मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे, तो मेटेलिक बॉन्ड कौन बनाएगा सर? मेटल बनाएगा, मतलब वो मेटल में ही सिर्फ डिफाइन हो सकता है मेटेलिक सॉलिड, किसी और के लिए डिफाइन भी नहीं होगा। क्लियर है? अलवाइज के लिए हो सकता है। फिर हमने बोला कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर, दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड है। अंतर कहां है? तीसरे चौथे बार ये रिपीट कर रहा हूं मैं, अंतर कहां है? यदि एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते बनाते इन्फिनाइट लेवल पर फैल जाए, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ना करे, अणुओं का निर्माण ना करे, एक नेटवर्क रह जाए उसका, चेन रह जाए उसका, तो आप ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए एटम वाले सॉलिड को कोवेलेंट सॉलिड बोलेंगे। लेकिन अगर कुछ एटम मिलके मॉलिक्यूल बना ले और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच वैन डर वाल फोर्स हो, तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल वाले सॉलिड को हम मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे। कितनी चीजें क्लियर हो गई अब? लेकिन जब तक एग्जांपल ना करो कुछ नहीं होने वाला है। तो चलो आ जाओ, मैं एग्जांपल करता हूं अगले पेज में, पेज नंबर 5। यहां एग्जांपल लिया जाए या कह लो एप्लीकेशंस। मैं यहां एग्जाम्पल लिखता हूं ढेर सारा और उसके बॉन्डिंग नेचर पर भी डिस्कशन करता हूं। हालांकि ये काम हमने कर लिया है, पीछे बॉन्डिंग हमने बताया एलिमेंटल स्टेट में, फिर भी कुछ कुछ तो बनता है यार। जैसे पहला, मान लो हमने लिया बेटा, अच्छे से देखना, एल्यूमिनियम। तो सर ये मेटल है, मेटालिक सॉलिड। क्लियर हो गया? सेकेंड, मान लो हमने ले लिया बेटा कुछ भी ले सकते हो, फास्फोरस। आपको अगर याद हो, जब हमने पीरियोडिक शायद प्रॉपर्टीज का एक लेक्चर लिया था, उसमें एक क्वेश्चन ही दिया था, वहां पे ये ऑप्शन भी डाला था। अब चलो फिर भी बना देता हूं, क्वेश्चन को फिर से लिखता हूं। फास्फोरस, फास्फोरस में अगर नहीं कुछ बोला तो आप कौन सा फास्फोरस समझोगे? सर नहीं कुछ बोला गया तो मैं व्हाइट फास्फोरस समझूंगा, सामान्य फास्फोरस इसी को बोलते हैं हम लोग। अब व्हाइट फास्फोरस किस टाइप का सॉलिड है? सर इसमें पहले देखना है क्या मॉलिक्यूल होता है, तो है। तो सर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच वैन डर वाल फोर्स होगा। तो जैसे ही सर मॉलिक्यूल है और वैन डर वाल फोर्स है, तो इसका मतलब हम इसको कोवेलेंट नहीं बोलेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे। क्लियर है? मॉलिक्यूलर बोलेंगे ना बेटा, क्योंकि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच वैन डर वाल फोर्सेस इस तरह से, तो देयरफॉर ये मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। जैसे वो वाला क्वेश्चन ही था, क्वेश्चन नंबर 3, एप्लीकेशन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट सॉलिड। वो जो हमने करवाया था बेटा जेई मेन वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट सॉलिड। और क्या सब ऑप्शन दे रखा था जेई मेन ने? बोरॉन, आयोडीन, फास्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, आ जाइए। तो इसमें कौन कोवेलेंट सॉलिड है, पूछा ये गया है जेई मेन के क्वेश्चन में। आ जाओ, अगर मैं लेता हूं 1 by 1 आयोडीन, हालांकि अभी हमने बताया, तो अब आयोडीन को सोचना है कि आयोडीन में क्या है, कौन सा बॉन्ड है। सर तो आयोडीन का एलिमेंटल फॉर्म I2 है, इसका जो एलिमेंटल फॉर्म है सर वो I2 है, एंड I2 मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय, I2 molecules are held by weak van der Waals forces। क्लियर है? नहीं बेटा, I2 van der Waals forces, I2 van der Waals forces, I2 इस तरह से चलेगा। इसीलिए सर ये वाला जो आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। फास्फोरस तो हमने कर ही दिया। नेक्स्ट ले लेता हूं सल्फर, सल्फर भी एक ऑप्शन है।
सल्फर का पहले एलिमेंटल फॉर्म, हमने इसलिए पूरा एक लेक्चर सिर्फ इसी बात पे दिया है कि आपको एलिमेंट के अंदर की बॉन्डिंग समझ में आती है या नहीं। पूरा का पूरा दोस्त हमने एक लेक्चर बड़ा अच्छे तरीके से हमने इस पे दिया था। सल्फर के बारे में आपने क्या पढ़ा था सर? सल्फर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था इसका एलिमेंटल जो फॉर्म है, फॉर्म consists of S6 to S20 molecules और मॉलिक्यूल्स मोस्टली एसेट, सामान्य तौर पे एसेट होते हैं सल्फर में मॉलिक्यूल्स। तो जैसे ही एसेट आया तो एसेट एसेट मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल आ गया तो मॉलिक्यूल के बीच कौन सा फोर्स सर? वैन डर वाल्स फोर्स। अब जैसे ही मॉलिक्यूल के बीच वैन डर वाल्स फोर्स हो गया, इसका मतलब ये कौन सा सॉलिड हो गया सर? इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इस क्वेश्चन में कौन इसमें से कोवेलेंट सॉलिड है? तो जाहिर सी बात है आयोडीन निकल गया मॉलिक्यूलर, फास्फोरस निकल गया मॉलिक्यूलर, सल्फर भी निकल गया मॉलिक्यूलर, तो एक सिंगल क्या बच रहा? बोरॉन। लेकिन उसको भी सॉल्व करना होगा, हमने उसकी भी बॉन्डिंग आपको सिखाई एलिमेंटल फॉर्म में। फिर भी अगले पेज में आता हूं, मैं आपको दिखाता हूं 6 नंबर में बोरॉन। बोरॉन आप याद करो, बोरॉन भी एक एलोट्रॉपिक एलिमेंट था, लेकिन हमने क्या बोला था इसके एलिमेंटल फॉर्म में? बोरॉन, हर बोरॉन 3 कोवेलेंट, चूंकि 3A ग्रुप का एलिमेंट है तो सारे बोरॉन 3 कोवेलेंट बॉन्ड से इस तरह से फैले रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कौन सी सॉलिड हो गई है? कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट बॉन्ड से इस तरह से फैलेगा तो ये कोवेलेंट सॉलिड है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला? इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोवेलेंट सॉलिड? कौन सा निकला बेटा सर? बोरॉन। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कैसे सॉल्व किया। अब आप ही सोच के बताइए बेटा, इसको कहां पढ़ाया जाए? इस तरह के कॉन्सेप्ट को कैसे कोई इनऑर्गेनिक में चैप्टर बांट के पढ़ेगा? समझाओ मेरे को। बीइंग अ टीचर, अपना दुख तकलीफ मैं आपसे ये चीज शेयर नहीं कर सकता कि बीइंग अ टीचर मैं चाहता हूं 11th की चीजों को 11th में पढ़ा दूं, 12th की चीजों को 12th में, मतलब अलग अलग कर दूं। 13th वाले भी हो तो उनको भी मैं अलग अलग कर दूं। लेकिन बीइंग अ टीचर मैं आपको बताऊं, यदि मैं कॉम्पिटिटिव नहीं रहूं तो ये पॉसिबल है। लेकिन अगर एक बार मैंने कॉम्पिटिटिव लाइन लेंथ पकड़ी, उसके बाद आप भूल जाइए कि आप कैसे 11th और 12th को इनऑर्गेनिक में बांटेंगे, एक्सेप्ट एक दो चैप्टर्स लाइक 12th के कोऑर्डिनेशन, 12th के मेटलर्जी। एक दो चैप्टर को छोड़ के आप बांट ही नहीं सकते, आप पीरियोडिक टेबल पढ़ा ही नहीं सकते हैं सिर्फ 11th में रह के। आपको पीरियोडिक टेबल के एग्जांपल्स के लिए 12th में ही जाना पड़ेगा उसको क्लियर करने के लिए। तो उम्मीद है मेरे दुख, दर्द, तकलीफ, समस्या, पीड़ा, उत्पीड़न, क्लेश, प्रॉब्लम को आप समझ रहे होंगे। इस क्वेश्चन को मैंने अच्छे से समझाया, जिसके ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस 12th से हैं, एक ऑप्शन 11th के एलिमेंट का है, और आपका क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो 11th के केमिकल बॉन्डिंग या कह लीजिए कि एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट से। तो एग्जाम्पल्स में मैंने एल्यूमिनियम दिखाया, आपको समझ में आया या नहीं आप बताएं, एकदम बताएं, या आपके डाउट्स भी हमारे सर आंखों पे। हमने ये बताया आपको कि कैसे सॉलिड के टाइप्स हम पहचाने। मेटेलिक और आयोनिक तो पहचानना आसान होगा, डिफिकल्ट का होगा कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर। आइए और भी एग्जांपल्स की तरफ हम चले, फिर इनके यूजेस हम आपको बताएं। आ जाइए 7। अगर मैं बोलूं ग्रेफाइट, तो अब आपको सोचना है ग्रेफाइट के अंदर की बॉन्डिंग। अच्छे से आ जाए, ग्रेफाइट के अंदर की बॉन्डिंग कैसी होगी? तो सर ग्रेफाइट एलिमेंटल स्टेट में ऐसे होता है सर, याद आ गया होगा आपको, सीट लाइक स्ट्रक्चर। और इसके नीचे वैन डर वाल्स फोर्स होता है।
थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है, लेकिन आप हिम्मत रखेंगे तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। नीचे एक दूसरा सीट है, नीचे एक दूसरा सीट है ना बेटा, छोटो बोलो, नीचे एक क्या है, दूसरा सीट है। मेरा यह कहना है कि इसमें भी अगर तरीके से आप देखें तो वैंडरवाल फोर्स तो है, तो अगर वैंडरवाल फोर्स है तो क्या ये मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया? चूंकि वैंडरवाल फोर्स है तो क्या ये मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया? बिल्कुल नहीं। क्यों सर? मामला तो क्लियर है। मॉलिक्यूलर सॉलिड होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आना जरूरी है, लाइक एसिड, लाइक I2। सर इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं आया आपका, लाइक P4। तो जब तक मॉलिक्यूल नहीं आएगा और मॉलिक्यूल के बीच वैंडरवाल फोर्स नहीं लगेगा, तब तक वो मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं होगा। इसमें वैंडरवाल फोर्स है, लेकिन इनफाइनाइट कोवेलेंट बॉन्ड के चेन्स के बीच, इनफाइनाइट लेंथ तक ये कोवेलेंट बॉन्ड से पॉलीमराइज हुआ और चेन्स के बीच। इसीलिए इसमें आप बोलेंगे दोस्त मेरे, सर इसमें मॉलिक्यूल नहीं है लेकिन एटम्स आर बॉन्डेड थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो सर ये पॉलीमराइज होने वाला केस है, आप इसको कोवेलेंट सॉलिड बोलोगे। उम्मीद है बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। अगर हमने बोल दिया, अच्छे से आ जाओ, KCl। सर KCl K प्लस प्लस Cl माइनस है, आयंस बंधे हुए हैं। सर ये वाला जो सॉलिड होगा वो आयोनिक सॉलिड होगा। नेक्स्ट आ जाओ, मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं, अच्छे से देखा जाए, रेड फास्फोरस कैसा सॉलिड है? क्योंकि फास्फोरस रेड, सारे फास्फोरस सॉलिड होते हैं, रेड फास्फोरस कैसा सॉलिड है? सर इसके बॉन्डिंग को समझना है। हमने एलिमेंटल फॉर्म्स जब किया था तो वहां पे क्लियर किया है। रेड फास्फोरस में सर ये हुआ था, एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर के ऐसे सर पॉलीमराइज हो गया था, नहीं बेटा? तो सर इसमें पॉलीमराइजेशन चलते रहेगा, भले ही फिर नीचे के सीट, इन सीट्स के बीच वैंडरवाल फोर्स आ जाए, लेकिन एटम से एक बार पॉलीमराइज हो गया उसके बाद तो सर कोवेलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि मॉलिक्यूल नहीं आएगा, कोवेलेंट सॉलिड। इतने अच्छे से तो मैं बोलूं बेटा, अच्छा ब्लैक फास्फोरस पे आपका क्या कहना है? बोलोगे सर अब तो मामला क्लियर हो गया, इसमें तो ऊपर नीचे भी फैलेगा, तब तो सर ये भी आपका कोवेलेंट सॉलिड हो गया। मैं बोलूं अच्छा बेटा ये बता कि ब्रोंज क्या है? ब्रोंज 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 ब्रोंज, मैंने एग्जांपल लिया, ब्रोंज क्या है? एग्जांपल नंबर 11, ब्रोंज। सर ब्रोंज एक अलवाई है, ये अलवाई है, इसीलिए सर मेटेलिक सॉलिड हो। क्लियर हो गया? अगर मैं बोलूं अच्छा बेटा मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम, सर मैग्नीशियम एंटीरस्ट अलवाई है, एक अलवाई है। ब्रोंज तो आप लोग जानते हो अच्छे से, अलवाई है किसका किसका? मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का, ये अलवाई है। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम मेटल एटम्स आपस में मेटेलिक बॉन्ड बनाए होंगे, सर ये मेटेलिक सॉलिड। आपका क्लियर हुआ होगा अच्छे से? मैं देखो कितने सारे एग्जांपल्स ले रहा हूं, एप्लीकेशन क्यों ले रहा हूं? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। केमिस्ट्री रटना नहीं है, और पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक तो बिल्कुल नहीं। पागल होते हैं वो लोग जो इनऑर्गेनिक को बैठ के रटते रहते हैं। इन सब चीजों को आपने अगर अच्छे से समझ लिया, एलिमेंट के अंदर की बॉन्डिंग, उसके टाइप्स, मतलब वो तो एलिमेंट से खेलने आना चाहिए। केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले एलिमेंट से खेलने आना चाहिए। स्विमिंग के रूल्स होते हैं, एक पेज पे मैं स्विमिंग के सारे रूल्स आपको लिख के सिखा दूं, मतलब लिख दूं, रटवा दूं, और आपको बोलूं आप भी रिपीट कर लो 20-25 रूल्स स्विमिंग के, उठा के समंदर में फेंक दो, होगा क्या? क्या होगा?
सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स बन जाओगे भाई साहब। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके रूल सिखाने के बाद आपका जाना डूबना मरना तय है। ड्राइविंग के रूल सिखा दो और बिठा दो स्टीयरिंग पे, क्या होगा? राम नाम सत्य होगा। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? आपको उसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरत है। सिर्फ रूल्स, इनऑर्गेनिक में रूल्स 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 एग्जांपल्स ये सब करके रट के नहीं हो सकता है। आपको उससे खेलने आना चाहिए। अगर आप सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, सब्जेक्ट में अपना करियर ढूंढना चाहते हैं, हमारे क्या बोलोगे, सैकड़ों स्टूडेंट्स आज टीचर होंगे केमिस्ट्री के, सैकड़ों मतलब 100 200 300 प्लस की मैं बात कर रहा हूं, टीचर्स हैं और इनफैक्ट मेरे को ही कॉम्पीट करते हैं। तो ठीक है, मेरे को कॉम्पीट करते हैं तो ये कह लो कि मेरे पेट पे एक तरीके का लात मारा जा रहा है, खतरा है यार, कंपटीशन है मेरे साथ। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी खुशी की बात है, मैं ये देखता हूं कि मेरे आने से पहले मैं जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टीचर ढूंढता था, मैं अपने टाइम की मैं बात कर रहा हूं, या ढूंढे नहीं मिलता था, मिलता नहीं था। हर किसी को जो इनऑर्गेनिक के लिए जाने भी जाते थे, ये याद करो, ये वहां से याद करो, ये यहां से याद करो। मैंने धीरे धीरे इस पे काम किया, लंबे समय तक 17-18 ईयर्स हमने काम किया, 18 ईयर्स हमने काम किया, और तब जाकर के आज इतने सारे टीचर्स भी अगर बने हैं तो कम से कम वो हमारे एजुकेशन को तो बेस तो बना रहे हैं। अगर बेस बना रहे हैं तो वो अगले को क्या कॉन्वे कर रहे हैं, बेटा रटना नहीं है इनऑर्गेनिक में, कॉन्सेप्चुअल हो जाओ, केमिस्ट्री से खेलना सीखो, मजा आएगा। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रट नहीं सकते हो, कहां जाओगे रट के? अगर मैं एग्जाम्पल आपको दे दूं, अच्छे से आ जाओ, फुलरीन क्या है? फुलरीन्स क्या है? बोलोगे सर अब तो हर चीज की बॉन्डिंग समझनी है। फुलरीन सर मॉलिक्यूल है। कैसे सर? C60 से C320 तक जाते हैं, तो C60 C60 है ना बेटा, इन मॉलिक्यूल्स के बीच। और सर ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बीच सर वैंडरवाल फोर्स लग रहे हैं, इसीलिए सर ये कोवेलेंट सॉलिड होगा, सॉरी मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। क्या होगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। उम्मीद है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल मैं देता हूं, देखते जाओ। अगर मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड हुआ, फ्लोरीन में C60 नहीं होता, C180 भी होता, C120 भी होता, C200 भी होता, मतलब आगे भी होते, हायर लोअर बहुत तरह के होते। तो सारे में जो भी होगा मॉलिक्यूल बनेंगे, और मॉलिक्यूल बन करके एक बड़ा अच्छा मेरे दिमाग में एग्जांपल आ रहा है, क्यों ना उसको किया जाए। आइस क्या होगा? आइस किस तरह का सॉलिड है? आइस है तो सॉलिड, बिल्कुल सर। अब सोचो किस तरह का सॉलिड है। तो आइस की बॉन्डिंग को जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। सर आइस तो H2O है, तो बेटा H2O के बीच क्या है? कभी सोचे हो H2O के बीच क्या होता है? आइस में हर एक H2O टेट्राहेड्रली, आपने 9-10 से पढ़ा होगा, टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता है 4 दूसरे H2O से। ये ले लो, ये ले लो, ऐसे, ठीक है। और एक H इसका बाहर है, तो आइस में हर एक H2O टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता है 4 बाहर के H2O से। आपने आइस को सुना होगा। और ये जो बीच का बंधन होता है, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हो, जिससे ये बंधा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ही टाइप है, वैंडरवाल फोर्स जैसा ही है, उससे थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हो। मतलब H2O मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, H2O कैसा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो H2O कैसा मॉलिक्यूल है? H2O तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है ना बेटा। तो जब ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल आ गया, तो मॉलिक्यूल को बांधने वाला फोर्स मॉलिक्यूलर फोर्स है कोई, तो कैसा सॉलिड हुआ? क्लियर हुआ?
सर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, ये सॉलिड के टाइप में हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेकर के आपको दिखा रहा हूं, अच्छे से आइए। एकदम बढ़िया बढ़िया एग्जांपल। 15 नंबर, मैं ले रहा हूं आर्सेनिक, और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं ये किस तरह का सॉलिड है। एकदम वीडियो देखते समय पैरेलल में आप अपना जवाब सोचते जाएं, इसके एलिमेंटल स्टेट की बॉन्डिंग को याद करें, हमने करवाया हुआ है। आप सोचे कि आर्सेनिक में क्या था, कोई मॉलिक्यूल था या कोवेलेंट बॉन्ड का चेन था या मेटेलिक बॉन्डिंग थी, क्या था? याद आया? आ गया होगा, एलोट्रॉपिक एलिमेंट था। आर्सेनिक में कोवेलेंट बॉन्ड, याद आया बेटा? इस तरह से ये फैल रहा था, तो कैसा सॉलिड हुआ? सर कोवेलेंट सॉलिड। ऐसे ही पता चलेगा। मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, कैसे छोड़ दूं इस एग्जांपल को। एग्जांपल है ड्राई आइस, सूखा हुआ बर्फ, ड्राई आइस। आपने सुना होगा इसके बारे में। मैं जानना चाहता हूं अब आपके तरफ से इसका जवाब, ये कैसा सॉलिड है, प्लीज मेरे को बताएं, जल्दी से बताएं, सोच समझ के। ड्राई आइस कैसा सॉलिड है? ड्राई आइस बोलते हैं सॉलिड CO2। अब अंदाजा लगाएं ड्राई आइस कैसा सॉलिड रहा होगा, प्लीज। मेटेलिक, आयोनिक, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर। ड्राई आइस कैसा सॉलिड रहा होगा? ड्राई आइस कैसा सॉलिड रहा होगा? ड्राई आइस कैसा सॉलिड रहा होगा? क्या आपको कोई आइडिया आ रहा है, या नील बटे नील इतने सारे प्रैक्टिस करने के बाद? सोचिए सोचिए सोचिए, ड्राई आइस कैसा सॉलिड रहा? सॉलिड CO2 को आप ड्राई आइस बोलते हैं। अगर आपने मॉलिक्यूलर सॉलिड सोचा है तो आपका जवाब गलत नहीं है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए बेटा, यहां तो फॉर्मूले से ही पता चल गया ना कि मॉलिक्यूल है, तो फिर आगे सोचना क्या है? यहां फॉर्मूला ही है CO2, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, तो क्लियर हो गया वहीं पे। CO2 को आप कैसे बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड का मॉलिक्यूल है, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है ना, तो CO2 के बीच वेंडरवाल फोर्स आएगा, CO2 के बीच वेंडरवाल फोर्स आएगा। बातें क्लियर हो गई। इसीलिए ड्राई आइस कैसा सॉलिड हुआ? मॉलिक्यूलर सॉलिड हुआ। अगर मैं बोलना चाहूं कि बेटा बताइए टीन कैसा सॉलिड है, सर टीन मेटल है, एक मेटेलिक सॉलिड है। लेकिन फिर साथ में बोलोगे सर टीन का एक फॉर्म नॉन मेटेलिक भी होता है, तो वो कोवेलेंट सॉलिड होता है। टीन का दो फॉर्म होता है ना बेटा, एक फॉर्म
दो एलोट्रॉप हमने बताया था, अल्फा और बीटा। एक फॉर्म मेटेलिक होते हैं और दूसरे फॉर्म नॉन मेटेलिक होते हैं। ये हो गया आपको चलो इसको ऐसे लिख देता हूं। इसका दो फॉर्म होता है, एक मेटेलिक टीन और एक नॉन मेटेलिक टीन। मेटेलिक टीन मेटेलिक सॉलिड है, मेटेलिक सॉलिड है, और जो नॉन मेटेलिक टीन होता है वो कोवेलेंट सॉलिड होगा, क्योंकि इसमें टीन हमने आपको क्लियर किया था 4 कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। सारे टीन एटम्स एक दूसरे से 4 कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। तो टीन दोनों तरीके का होता है, लेकिन हाँ जनरली बोला जाए अगर एक तो मेटेलिक सॉलिड ही बोलोगे। क्लियर है ना, अच्छे से आपने समझा होगा। चलो अगर मैं एग्जांपल आपके सामने लगाऊं, सिलिकॉन कैसा सॉलिड होगा, सिलिकॉन। फिर एलिमेंटल फॉर्म में इसकी बॉन्डिंग याद करो, याद आ गया आपको क्या था हिसाब? सर हर एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से जुड़ा रहेगा, नहीं डायमंड वाली तरह ये भी फैलता है, वही स्ट्रक्चर होता है, डायमंड क्यूबिक होता है ना बेटा, पढ़ाया हमने पीछे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। इसीलिए ये भी कैसा सॉलिड होगा, कोवेलेंट सॉलिड होगा। तो आपको हमने बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में इस तरह से बताया कि वो किस तरह के सॉलिड्स होंगे, और एलिमेंट क्या, कुछ कुछ कंपाउंड्स भी हम लोगों ने लाया है यहां पे, डिस्कस करा है कि किस तरीके का होगा। तो चलो ये मामला तो क्लियर हुआ। एक एग्जांपल और देता हूं, यूरिया। मैं देखना समझना चाह रहा हूं यूरिया को आप पकड़ पाते हैं कि नहीं। सोचो, जल्दी जवाब दो, मैं आपसे जवाब चाहता हूं। मैं आपसे जवाब चाहता हूं, यूरिया को आप क्या समझना चाहते हैं, यूरिया कैसा सॉलिड होगा? यूरिया टाइप ऑफ सॉलिड बताना, किस तरह का सॉलिड है, अंदाजा लगाइए आप। यूरिया जल्दी से सोच के बताइए मेरे को, यूरिया आपको क्या लग रहा है? 19 नंबर है ये आपका। यूरिया सॉलिड होता है, किस तरह का सॉलिड है? यूरिया आपको क्या लग रहा है, किस तरह का सॉलिड है? मैं इंतजार कर रहा हूं आपके जवाब का। यूरिया किस तरह का सॉलिड है, आपको क्या लग रहा है? आप वीडियो जब भी देख रहे हो, जिस तरह भी देख रहे हो, मेरे क्लास में हमेशा जवाब, आप जब भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन जिस मोड में उसको देख रहे हो, ऑफलाइन मोड कहने का मतलब है कि आप लाइव या रिकॉर्डिंग मोड, जो भी मोड में देख रहे हो, हर वक्त मतलब रिप्लाइंग अपना जो है एक एटीट्यूड डेवलप कीजिए, हमेशा एकदम प्रॉम्प्ट रिप्लाई करना, पेन पेपर लेके, आपको पेपर और पेन लेके बैठना है हमेशा और उस पर काम करना। मैं जब भी पूछता हूं तो 10 सेकंड 5 सेकंड का, मैं 15 सेकंड का मैं गैप देता भी हूं, ताकि जो बाद में भी वीडियो देख रहे हो, साथ में भी वीडियो देख रहे हो, हर लोगों के लिए बराबर एक टाइम है। तो मेरा सवाल है यूरिया, अगर मेरे को पढ़ाना होता, बोलना होता, रिकॉर्ड करना होता तो मैं तो करके आगे बढ़ गया रहता। मैं क्यों वेट कर रहा हूं, क्यों मैं वेट कर रहा हूं? जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अभी देखे, बाद में देखे, कल देखे, परसों देखे, जब देखे, तो उनको मैं 15 20 सेकंड 25 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं। कैसा सो, अब तक आपने जवाब ढूंढ लिया हो। अगर आपका जवाब मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा आपसे, और मैं आपको 5 स्टार भी खिला सकता हूं अगर आप मेरे सामने रहेंगे तो। वैसे मैं 5 स्टार देता नहीं हूं किसी को। तो यूरिया एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है, क्योंकि यूरिया का एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और यूरिया के मॉलिक्यूल्स ठीक आइस की तरह, बर्फ की तरह हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में बंधे होते हैं। क्लियर है? हाँ जी भाई साहब, मॉलिक्यूलर सॉलिड। वजह NH2CO NH2, NH2CO NH2, इस तरह से मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अगर आपको अभी हाइड्रोजन बॉन्ड पता है पहले से तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी पता है तो इतना तो समझ ही सकते हैं ना, जब मॉलिक्यूल आ गया, कोवेलेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि नॉन मेटल है सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ क्या है, नॉन मेटल है बेटा, NH2CO NH2, है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स है, तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है।
लेकिन इन मॉलिक्यूल्स के बीच कौन सा, इन मॉलिक्यूल्स के बीच H बॉन्ड या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोल लो। इसलिए यूरिया आपका कैसा सॉलिड हो गया बेटा, बहुत क्लियर हो गया सर, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड को अब आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर मैं आपके सामने एग्जांपल रखूं सॉलिड में, अच्छे से देखेंगे, जिंक कैसा सॉलिड है, ये तो आसान दे दिया मेटेलिक सॉलिड ना, मेटल है, मेटेलिक सॉलिड। चलो ठीक है यार, सही तो है, इतना सारा तो एग्जांपल करवाया, आप तो सॉल्व कर सकते हैं आप खुद। अब टाइप्स ऑफ सॉलिड का हमारे एमपीबीपी वगैरह चीजों से क्या लेना देना है, अब इसको कनेक्ट करते हैं अगले पेज में, आइए ध्यान से देखेंगे। अब एमपीबीपी वगैरह को हम कनेक्ट करना चाहते हैं। नाउ एमपीबीपी या इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब है कि जो इंथैल्पी आप देते हैं और उसके बाद आपका एटम मतलब में कन्वर्ट हो जाता है आपका सिस्टम, तो उसको इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं। धीरे धीरे चीजें और क्लियर हो जाएंगी, मैं समझा भी दूंगा। तो एमपीबीपी और इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट, किसी चीज को मेल्ट करना, बॉइलिंग पॉइंट, किसी चीज को लिक्विड को बॉइल करना। अगर मैं बोलूं ये चार सॉलिड्स हैं अब आपके पास, किन किन सॉलिड्स के हाई और लो किस कैटेगरी में कौन आएगा? सबसे पहला सॉलिड आयोनिक सॉलिड। ध्यान से बेटा अच्छे से सुनिए, आपने 9th-10th में एक गलत चीज पढ़ा है और बड़े शौक से पढ़ा है। वो गलत चीज ये आपने पढ़ा है कि, हालांकि जनरलाइजेशन में पढ़ा तो शौक से क्या बोलो उसको, एमपीबीपी आयोनिक कंपाउंड के ज्यादा और कोवेलेंट कंपाउंड्स के कम। क्या आप इनकार कर दोगे मानने से कि आपने ये नहीं पढ़ा है? बिल्कुल मना नहीं कर सकते हो। आयोनिक कंपाउंड्स के एमपीबीपी ज्यादा और कोवेलेंट कंपाउंड्स के कम। अब पॉइंट को अच्छे से समझो। पॉइंट ये है आयोनिक सॉलिड्स का, सर इनका तो हाई एमपीबीपी होता है, हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ रखा और होता भी है। क्यों? क्योंकि आयंस स्ट्रॉन्ग कुलंबिक फोर्स से बंधे होते हैं, क्योंकि आयंस आर स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड थ्रू कुलंबिक फोर्सेज, थ्रू कुलंबिक फोर्सेज। अच्छे से बेटा देखिएगा प्लीज, आरजू है, मिन्नत है, रिक्वेस्ट है आपसे, अच्छे से देखेंगे प्लीज, अच्छे से समझने की कोशिश करें। हमने बोला कि आयोनिक सॉलिड का एमपीबीपी हाई होता है, हालांकि आगे आयोनिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा, फिर भी क्यों हाई होता है एमपीबीपी? क्योंकि आयोनिक सॉलिड में आयंस स्ट्रॉन्ग कुलंबिक फोर्सेज से बंधे होते हैं, स्ट्रॉन्ग कुलंबिक फोर्सेज से बंधे होते हैं। कुलंबिक फोर्सेज ही होता है ना वहां आयंस के बीच, तो उससे बंधे होते हैं, इसलिए आयोनिक सॉलिड का एमपीबीपी हाई होता है। एमपीबीपी मतलब मेल्ट करना है, तो जो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना, उसको मेल्ट करके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पूरे तरीके से क्रैश करना। समझ में आ रही चीज? जो आपने बिल्डिंगें खरीद रखी है, ब्लॉक्स, क्यूब वगैरह, तो जब आप NaCl को मेल्ट कर दोगे तो जो Na+Cl Na+Cl- क्यूब में है स्ट्रक्चर, जिस भी स्ट्रक्चर टाइप में हो, तो आप उसको मेल्ट करोगे
तो क्या होगा ना, वो सारे आयंस फ्री हो जाएंगे और एकदम समतल आके प्लेन में गिर गए, मतलब क्रैश कर गया पूरा का पूरा। आपकी जो बिल्डिंग है, पूरा अट्टालिकाएं जो आपने खड़ा किए हुए स्ट्रक्चर्स का, वो क्रैश कर गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो फोर्स को आपको ओवरकम करना पड़ेगा, जिस फोर्स से वो बंधा हुआ है वहां पे रिजिडिटी में, स्ट्रक्चर में। इमेजिन कीजिए जैसे आपने पढ़ा है एफसीसी स्ट्रक्चर वगैरह, पढ़ा है ना, तो एफसीसी स्ट्रक्चर वगैरह में जो वो कॉर्नर्स पर आयंस है वो फिक्स है, स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्स से उसको ओवरकम करना और उसको क्रैश करना पूरे तरीके से। अब आ जाइए, तो आयोनिक सॉलिड का हाई एमपीबीपी। सेकेंड मेटेलिक सॉलिड, अच्छे से आइए, बेटा बढ़िया से, प्लीज प्लीज हल्के में बिल्कुल नहीं। मेटेलिक सॉलिड्स में अगर आपका डी ब्लॉक मेटल्स है और अगर आपका एस ब्लॉक मेटल्स है, तो दोनों की कहानी अलग अलग है या नहीं है? सोचो, आप याद करो, डी ब्लॉक में स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स आपने पढ़ा है, इसीलिए एक बार फिर से इनका भी हाई एमपीबीपी होगा। सही है। और एस ब्लॉक में आपने वीक मेटेलिक बॉन्ड्स पढ़ा है, देखो कितना सब काम आ रहा है। इसीलिए इनका लो एमपीबीपी होगा, क्योंकि इनमें मेटेलिक बॉन्ड आपने कमजोर पढ़ा है। तो आयोनिक सॉलिड्स का हाई एमपीबीपी, मेटेलिक सॉलिड का हाई लो दोनों हो सकता है। अगर डी ब्लॉक के मेटल्स हो तो हाई एमपीबीपी, एस ब्लॉक के मेटल्स हो तो लो एमपीबीपी। अब तीसरे सॉलिड में आइए, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। कौन सा? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में होगा क्या, होगा क्या, ध्यान से, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में होगा क्या? मान लो आयोडीन है आपका, एग्जाम्पल में मॉलिक्यूलर सॉलिड आयोडीन आपने लिया, अब इसको मेल्ट करना है। तो आयोडीन को जब आप मेल्ट करोगे तो क्या होगा, अंदाजा लगाओ। पहले आयोडीन में वैंडरवाल फोर्सेज थे, अच्छे से बेटा प्लीज, अच्छे से, प्लीज प्लीज प्लीज, वैंडरवाल फोर्सेज थे। तो जब आप मेल्ट करोगे तो क्या होगा पता है? लिक्विड जब आया तो क्या होगा? क्या ऐसा होगा कि आयोडीन एटम बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, आयोडीन एटम नहीं बनेगा, वो मेल्ट नहीं हुआ। मेल्ट होगा तो अभी भी I2 ही रहेगा। अब ये फोर्स और वीक हो जाएगा, I2 ही रहेगा लेकिन मच वीकर वैंडरवाल फोर्स। अब और ज्यादा कमजोर वैंडरवाल फोर्स रहेंगे। हाँ बेटा, एटम्स मत बना दीजिएगा, एटम्स नहीं, आपको समझना पड़ेगा। एटम बनना बहुत डिफिकल्ट काम है, आयोडीन का एटम, क्योंकि वो मॉलिक्यूल में बंधा हुआ है। आई एटम मिलके मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो जब आप इसका मेल्टिंग करेंगे, फ्यूजन करेंगे, मेल्ट करेंगे, तो एटम में कन्वर्ट नहीं होगा, कभी नहीं। एटम में कन्वर्ट करने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं है, वो बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि आयोडीन को मेल्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा ना, आयोडीन का एटम मिलेगा। कतई नहीं, पहले ये फोर्स थोड़ा सा क्लोज रखे हुए था आयोडीन के अणुओं को, मॉलिक्यूल को। जब आप मेल्ट कर दोगे ना तो ये वीक हो जाएगा और डिस्टेंस पे आ जाएगा। मतलब ये पहले जहां पे था, मतलब डिस्टेंस पे आने का वही मतलब है कि ये जो डिस्टेंस था अगर D1, और अब जो ये डिस्टेंस आएगा D2, तो अब होगा क्या, यहां से यहां जाने में, और फोर्स मान लो F1 और फोर्स मान लो F2, तो क्या होगा ना, डिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और फोर्स काफी ज्यादा घट जाएगा। यही हो जाएगा, क्लियर है, मेल्ट होने में। लेकिन एटम्स नहीं मिलेगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड की कहानी। तो आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड में मेल्ट करने में करना क्या है, क्या करना है? बीच के वैंडरवाल फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कमजोर करना है।
आप बर्फ को पिघला के पानी करते हो, आप बर्फ को पिघला के पानी करते हो, अच्छे से बनेंगे। आप आइस को फ्यूजन करते हैं और इसको वाटर करते हैं, तो जरा समझे, आप वाटर करते हैं तो क्या आपका यहां पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स फ्री हो जाता है? बट बदमाश, नॉनसेंस, इडियट, डफर, गधा, उल्लू, बेवकूफ, बदमाश, ऐसा थोड़ी नहीं होता बेटा, बिल्कुल नहीं। क्या होता है जब आप आइस को वाटर में ले जाते हैं? सर यहां पे H2O यहां भी बंधा था और H2O यहां भी बंधा था, यहां भी सर हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां भी H बॉन्ड है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा अब क्या है कि डिस्टेंस क्लोज था, यहां पे डिस्टेंस ज्यादा हो गया, यहां पर फोर्स सर थोड़ा ज्यादा था अट्रैक्शन का मॉलिक्यूल के बीच, और यहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो गया। ये फोर्स कौन सा? इंटरमॉलिक्यूलर। रहेगा तो वाटर ही ना जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम रहेगा ही तो वाटर ही ना, मतलब H2O ही रहेगा ना। बर्फ को भी मुंह में लोगे तब भी वही है, आइस को भी है, वाटर को भी मुंह में लोगे ओरली इनटेक करोगे तब भी आपका H2O ही जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं अलग होने जा रहा है। तो आपको ये बात समझनी है, पिछले केस में मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या करना है, बस वेंडरवाल फोर्स को कमजोर करना है। खत्म नहीं कर सकते आप। खत्म कैसे कीजिएगा? खत्म करने का मतलब वो अलग ही अलग भाग गया, ऐसा नहीं है, थोड़ा दूर जाएगा, डिस्टेंस पे जाएगा। तो इस वजह से मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आपका लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन वो भी जनरली ठीक है, अच्छे से देखिए। अब आपका एक टाइप है कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड में क्या है, जो डायमंड का टाइप होता है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड से एटम्स इनफाइनाइट लेंथ पर बंधा हुआ है, समझे? तो कहानी यह है, इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, एग्रीगेट मतलब लंबा चौड़ा फैला हुआ है, इतना स्ट्रांग है, बंधा हुआ सब कोवेलेंट बॉन्ड से है। और हमने क्या सिखाया? कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, इसको आप तोड़ नहीं सकते, वो वेंडरवाल फोर्स ऐसा नहीं है, मतलब आप इसको एटम में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, अगर पिघला देंगे तब भी, मेल्ट कर देंगे तब भी। जब आप इसको नहीं कर पाए तो उसको कहां से कर पाएंगे? इसका एक बार फिर से वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। कुछ समझ में आया दोस्त? वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब मेरे को यह बात बताओ, जो 9th-10th में ये बातें सिखाई गई थी कि आयोनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड से ज्यादा होते हैं, अगर थोड़ा सा यही चीज अच्छे से आपके सिलेबस को दे करके इलैबोरेट करके ये चीजें समझा दी जाती कि बेटा कोवेलेंट कंपाउंड्स में भी दो तरह के कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, एक वो वाले जहां अणु आपस में अंतर आणविक बल से बंधे होते हैं, वेयर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड थ्रू वीक वेंडरवाल फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनका एमपीबीपी कम होता है। लेकिन वैसे वाले कोवेलेंट कंपाउंड जिसमें एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड में ही इनफिनाइट लेंथ पर फैल जाते हैं, लाइक एग्जांपल उसी समय दे दिया जाता डायमंड ग्रेफाइट, उनका मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं हो सकता। क्या आपने कभी कहीं पर डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा है? ग्रेफाइट को पिघलाने के बारे में सोचा है? क्या आपने कहीं सुना है कि डायमंड मेल्ट हो गया? होता है ऐसा? बिल्कुल। कोवेलेंट सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं, कोई भी दूसरा लोगे। क्या आज के लेक्चर में हमने यह डिस्कस करा है? तो जरा एक बार आ जाओ, मैं आपको दो चीजें दिखा रहा हूं अपने पीछे के पेज में, आ जाओ। आप यहां पर बोरॉन का स्ट्रक्चर देख लें। हमने आपको पढ़ाया है बोरॉन कैसा सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड है, हमने आपको पढ़ाया है। और अब आप आज के लेक्चर के इस पेज पर आ जाएं, एक बार मुलाकात हो ले आपका। बोरॉन एक नॉन मेटेलिक मेटलवाइड है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, बावजूद उसके हमने क्लियर किया है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट एल्यूमिनियम से कई गुना ज्यादा है। कुमार मन्नू कुछ भी आलतू फालतू चीज नहीं पढ़ाते हैं, बहुत डायरेक्शनल होके अपन पढ़ाते हैं, बहुत डायरेक्शनल सोच समझ के आपको क्या जानना क्या नहीं चाहिए। जानने और ना जानने के बीच की लकीर ना बड़ी पतली होती है बेटा,
एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को जितना इंपॉर्टेंट है उसके लिए यह जानना कि क्या पढ़ना चाहिए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह जानना कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए। उसको समझना टीचर की भी आप क्या ले जिम्मेदारी है, और उसको समझना स्टूडेंट की भी जिम्मेदारी है। स्टूडेंट तो चाहता है कुछ ना पढ़ना चाहिए, टीचर्स कम से कम डिफरेंशिएट करें कि इस चीज पर फोकस करें कि इस पर ना करें। हमने आपको यह समझाया कि आप देखिए बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई है जबकि ये नॉन मेटल है। क्या अब आपको समझ में आया कि क्यों इतना हाई है? क्लियर हुआ? एच बोरॉन इज अ कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड मतलब किस तरफ मैं आपको ले जा रहा हूं, धीरे धीरे मामला क्लियर होगा, एकदम क्लियर होगा बेटा। पहले इस पेज में मैं आता हूं, पेज नंबर 10। तो हमने क्या आपको दिखाया, कौन कौन सा ऐसा सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कुल मिला के हाई के कैटेगरी में गया? कौन कौन सा? एक आयोनिक सॉलिड जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई कैटेगरी में गया, क्लियर है? दूसरा हाई मेल्टिंग पॉइंट, हॉट। दूसरा डी ब्लॉक मेटल्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई कैटेगरी में गया। इट्स हॉट नहीं। और तीसरा कोवेलेंट सॉलिड जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई कैटेगरी में गया, जिसको बोलोगे इट्स हॉट। क्लियर हुआ? तो आपको अब जब मुलाकात हो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स से आपस में, एलिमेंट को जब आपस में तुलना करेंगे आप, तो आपको एक ग्रुप में हो सकता है कि अलग अलग तरह के एलिमेंट्स नजर आए, और उनके मेल्टिंग पॉइंट को जब तुलना करना हो तो आप इस बात का अब अंदाजा रखें कि इनमें से कौन सा एलिमेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड है, कौन सा एलिमेंट कोवेलेंट सॉलिड है, कौन सा एलिमेंट मेटेलिक सॉलिड है। अब आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आया होगा। कौन सा एलिमेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड है, कौन सा एलिमेंट मेटालिक सॉलिड है, और कौन सा एलिमेंट कोवेलेंट सॉलिड है। अगर आप ये अब समझ रहे हैं तो तुरंत, क्योंकि आयोनिक तो मिलेगा नहीं एलिमेंट, वो तो कंपाउंड है, तो एक ग्रुप को जब डिस्कस करेंगे, एक ग्रुप को जब आप डिस्कस करेंगे तो आपको अब क्या दिखेगा? दिखेगा ये या तो कोई मेटालिक होगा, या कोई मॉलिक्यूलर होगा, या कोवेलेंट होगा। तो इन तीनों में कोवेलेंट सॉलिड भैया बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। कोवेलेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, मॉलिक्यूलर मिला तो अचानक कम हो जाएगा, मेटालिक मिला डी ब्लॉक तो ज्यादा होगा, एस ब्लॉक पी ब्लॉक तो कम होगा। कितने अच्छे से क्लियर हुआ? कितने अच्छे से क्लियर हुआ? तो अब मैं चलता हूं, इसको निशाना लगाता हूं अलग अलग ग्रुप्स में। आ जाइए, आपको अच्छे से क्लियर किया हमने, आप बढ़िया से सीख पा रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूं आप सीख पा रहे हैं। एक बार बता दे कि हाँ सर बढ़िया से क्लियर हो तो मजा आ जाए प्लीज। अगर कोई डाउट है तो वो भी बता दे, सर कुछ कुछ डाउट रह रहा, बताएं। मैं अगले पेज में आ रहा हूं, पेज नंबर 12। कैसा जा रहा है? आपको समझ में आ रही है चीजें आप लोगों को या नहीं? बहुत ज्यादा रेडिएशन इमिट करता है डिजिटल पैनल, और ऊपर से स्टूडियो में बहुत ज्यादा लाइट होती है, मतलब आंखों से लग रहा है कि मतलब कंटिन्यूअसली ना। चलिए गुड। अब मैं लेता हूं ग्रुप वाइज, अपने पी ब्लॉक में जाता हूं 12th की तरफ से। ध्यान दें, एमपीबीपी ऑफ एलिमेंट्स, पी ब्लॉक। आप अगर इसको समझना चाहते हैं तो 12th एनसीईआरटी, आराम से आ जाए।
पेज नंबर 12। सबसे पहले ग्रुप में उठाऊंगा 8A ग्रुप। 1 नंबर हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। क्योंकि ये गैसियस एलिमेंट्स है। कैसा है बेटा सर? सारे के सारे गैसियस एलिमेंट्स। तो चूंकि ये गैसियस एलिमेंट्स हैं, तो क्या हम इनके मेल्टिंग पॉइंट पर चर्चा करें? बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। खुद अंदाजा लगाइए, मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या हुआ? किस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट कर रहा है। भैया ये गैसियस एलिमेंट्स हैं और आप इनके सॉलिड स्टेट पर बात कर रहे हैं, मतलब कितना ऑकवर्ड लग रहा है। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या अजीब अपने आप में नहीं लगता है? अब वही बात हो गई नहीं कि मंदिर में खड़ा होकर के झूठ बोल रहे हैं। भगवान के सामने हम आंखें बंद करते हैं तो अपनी सारी बुराइयां काउंट करवा देते हैं। प्रभु मेरे अंदर ये सब दुराचारी, दुरात्मा, दुष्प्रभाव सारा मेरा ये आप तो सब जानते हैं। तो मेरे दुखों को हरिए, मेरे कष्ट को हरिए, मुझे माफ कीजिए, क्षमा, सब मन में बोलते हो बेटा, कि वहां भी आंख बंद करके झूठ बोलते हो। तो वही बात है। वही चीज है। करने के लिए तो हम कुछ भी कर ले, लेकिन ये वही वाला पाप है। गैसियस एलिमेंट्स है यार। आप ये सोचिए कि ये लिक्विड से कैसे गैस में गए, मतलब बॉइलिंग पॉइंट। आप ये सोचिए कि इन एलिमेंट्स को जब इनका लिक्विड होगा, इनके लिक्विड से मतलब ये नोबल गैसेस लिक्विड होंगे, तो आप ये सोचिए कि मैंने बॉइलिंग पॉइंट लिया तो बीपी पे जाके ये नोबल गैसेज, ये नोबल गैसेस अब ये लिक्विड से गैस हो गए, एल फॉर लिक्विड, तो लिक्विड से गैस। आप ये वाला चीज सोचिए ना कि कहां पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा लगा होगा। मतलब ये काम अगर मान लो कि क्रिप्टॉन के लिए कर रहा हूं, क्रिप्टॉन लिक्विड को मैं क्रिप्टॉन गैस में ले जा रहा हूं, अगर मैंने T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको बॉइल किया है, और अगर रेडॉन या जेनॉन ले रहा हूं, तो जेनॉन लिक्विड को मैं T2 डिग्री सेंटीग्रेड पे जेनॉन गैस में ले जा रहा हूं, तो कंपेयर T1 एंड T2। ये वाला सवाल आप करो ना। हा? अब ये वाला तो मीनिंगलेस है ना कि इन सबको सॉलिड, इनका मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करो। मेल्टिंग पॉइंट वैसे चीजों के कंपेयर करने चाहिए जो सॉलिड है, तो मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करने में मजा आएगा। हा? या जो लिक्विड है उनका भी कर ले सकते हैं कि लिक्विड बना कैसे, सॉलिड को कैसे मेल्ट किया, हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया, लो टेम्परेचर पे मेल्ट किया, ज्यादा इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया, कम इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया, जो मेल्ट हुआ ये कंपेयर हो सकता है। लिक्विड में कंपेयर हो सकता है एमपी, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा जेन्युइन लगेगा। गैसियस एलिमेंट में एमपी जाके कंपेयर कर रहे हो, क्या है, क्या लग रहा है, चढ़ा क्या है वो? तो गैसियस एलिमेंट में बेटा करने के लिए कर सकते हैं अपन, लेकिन उसके लिए थोड़ा एक एक्स्ट्रा विजन क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग इनके किस चीज पर, इनका कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा? कंपेयरिंग बॉइलिंग पॉइंट इज मोर सिग्निफिकेंट। तो चलो अब कंपेयर करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। कैसे बॉइलिंग पॉइंट किधर की तरफ जाएगा? तो इनके एलिमेंटल स्टेट की बॉन्डिंग को फिर रिकॉल करो। इनके एलिमेंटल स्टेट में बॉन्डिंग कैसी थी? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में क्या करना है, लिक्विड में एटम्स क्लोज है, अब बॉइलिंग पॉइंट में क्या करना है, एटम्स को एनर्जी इंथैल्पी देने के बाद वो आइसोलेट हो जाना, दूर दूर भाग जाना है, मतलब उस वेंडरवॉल फोर्स को तोड़ना है, ब्रेक करना है या कमजोर करना। क्लियर है? क्लियर है? क्या करना है बॉइलिंग पॉइंट में? वेंडरवॉल फोर्स के वजह से वो लिक्विड में क्लोज था, अब वेंडरवॉल फोर्स को वीकनिंग कमजोर करना, ताकि वो आइसोलेट होकर उड़ जाए इधर उधर। तो क्या निकला मुद्दा? नीचे जाने पर, याद करो याद करो याद करो, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से, याद कीजिए, वेंडरवॉल फोर्स स्ट्रेंथ बढ़ता था। ठीक है? वेंडरवॉल फोर्स जब मजबूत होते चले जाए तो उसको अब ज्यादा आपको एनर्जी इंथैल्पी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इन लिक्विड को गैस में ले जाने में, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर भी ऊपर जाएगा, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। या इसको यूं कह लो,
इंथैल्पी के टर्म में तो क्या बोलोगे, इंथैल्पी ऑफ लिक्विड को गैस में ले जाना प्रोसेस इवेपोरेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन में जेड कर लो, वेपोराइजेशन इंक्रीजेज। क्लियर हुआ मसला, यही आपसे पूछेगा कंपटीशन। तो हमारा टॉपिक है एमपीबीपी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो इस प्रोसेस में हमने इस्तेमाल किया बीपी को। बीपी क्यों कंपेयर किया, हमने आपको सिखाया कि दोस्त ये सॉलिड एलिमेंट्स नहीं है या लिक्विड एलिमेंट्स नहीं है कि आप इनका एमपी कंपेयर करो, अच्छा नहीं लगता है, करने के लिए तो कुछ भी कर ले, अच्छा नहीं लगता है। तो हमने इसका क्या कंपेयर किया, बीपी कंपेयर। और बीपी कंपेयर करने में वैंडरवाल फोर्स को कमजोर करना है। वैंडरवाल फोर्स का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किस बात पर निर्भर करता, हमने आपको पढ़ाया था, सबसे ज्यादा निर्भर करता मॉलिक्यूलर वेट पर। तो मॉलिक्यूलर वेट यही समझना है कि मेल्ट करने में करना क्या है, बॉयल करने में करना क्या है। तो इनको बॉयल करने में करना क्या था, ज़ेनॉन एटम्स क्लोज थे लिक्विड में, उनको आइसोलेटेड एटम गैस बनाएंगे तो सब दूर दूर हो जाएगा। तो उसी वैंडरवाल फोर्स को तोड़ना है। तो वैंडरवाल फोर्स की मजबूती किस पर डिपेंड करती है, वैंडरवाल फोर्स की मजबूती मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करती है। दैट्स इट। क्या ये आपको खूबसूरत से एग्जांपल अच्छे से समझ में आया, हाँ या ना प्लीज, हाँ या ना प्लीज, हाँ या ना। अब मैं लेता हूं 7A ग्रुप, 12th वाली एनसीईआरटी डील हो रही है अपनी। धीरे धीरे किधर आएंगे, 7A, 8A, 7A, 6A, 5A, 4A, ऐसे करके अपन बढ़े, अच्छे से आ जाइए। आ जाइए पेज नंबर 13। सेकेंड नंबर मैं ले रहा हूं 7A ग्रुप, हेलोजेंस। क्या फॉर्मूला है इन एलिमेंट्स का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कैसे एलिमेंट्स हैं, एमपी कंपेयर करना अच्छा रहेगा या बीपी कंपेयर करना अच्छा रहेगा, अच्छे से देखें, क्या कंपेयर करना अच्छा रहेगा, या इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कंपेयर करना अच्छा रहेगा। हमने आपको क्लियर किया, जब भी आप किसी सिस्टम को इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देते हैं तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब हुआ वो एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोलेटेड एटम्स बन जाएगा। तो क्या आपको इस प्रोसेस में आप आयोडीन को, हमने अभी अभी आपको पढ़ाया, आप इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब क्या, आयोडीन एटम बनाएंगे ऐसे, क्या नहीं, मतलब इंथैल्पी मतलब क्या होगा, बस हमने क्या बोला, फोर्स वीक होगा और आयोडीन सेपरेट होगा, थोड़ा डिस्टेंस पे जाएगा। तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अभी भी नहीं आएगा, अभी क्या आएगा, एमपीबीपी। पॉइंट क्या है, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है, मिला जुला चीज है। जब आपका गैस है तो बेहतर है बीपी को कंपेयर करना, अभी आपने पढ़ा बेटा, पढ़ा ना। लेकिन जब आपका लिक्विड है तो एमपी भी कंपेयर हो सकता है कि आखिर सॉलिड कैसे बना, सॉलिड से लिक्विड कैसे बना, और बीपी भी कंपेयर हो सकता है कि लिक्विड से आगे गैस बनाना है। और जब आपका सॉलिड है तो एमपी कंपेयर करना अच्छा है। तो कुल मिला के इस ग्रुप में मिक्स्ड है, मिक्स्ड है। तो मिक्स्ड है तो उसी के अकॉर्डिंग जवाब देते हैं, आराम से आ जाओ। इसमें आपके हेलोजन के मॉलिक्यूल है, आप ही सोचें हेलोजन मॉलिक्यूल आपस में किस फोर्स से बंधे हुए हैं, किस फोर्स से, सर वैंडरवाल फोर्स से, है ना बेटा, किस फोर्स से, वैंडरवाल फोर्स से। इसीलिए आप एमपीबीपी जो भी कंपेयर करें उससे क्या होगा, आपका ये मॉलिक्यूल और दूर हो जाएगा, है जी, और दूर हो जाएगा। तो वैंडरवाल फोर्स को ही तो कमजोर करना है, वीकेनिंग ऑफ वैंडरवाल फोर्स। एक बार फिर से
वैन डर वाल्स फोर्स को कमजोर करना है। वैन डर वाल्स फोर्स डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पर। आप बोलोगे डाउन द ग्रुप जाने पर, आ जाइए भाई साहब, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के कारण वैन डर वाल्स फोर्स स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, और जितना वैन डर वाल्स फोर्स स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो वीकेनिंग ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स बिकम्स मोर डिफिकल्ट, और जितना वैन डर वाल्स फोर्स को कमजोर करना डिफिकल्ट होगा, ठीक है, उतना ही आपका एमपीबीपी बढ़ते चले जाएगा। मतलब क्या निकला फाइनली, हैलोजेंस में डाउन द ग्रुप जाने पर मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, दोनों ही चीजें डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ गई ड्यू टू मॉलिक्यूलर वेट। बेटा क्लियर हुआ होगा अच्छे से, दनादन बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा आपका, अच्छे से आपका क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आप 12th के मॉलिक्यूल्स, 12th के ग्रुप्स पढ़ रहे हैं आप, अच्छे से आ जाइए। इसके बाद मैं ले चलता हूं आपको 6A ग्रुप से पहले 5A ग्रुप में, 6A उसके बाद पहले 5, आ जाओ पेज नंबर 14। मतलब ये कह सकते हो कि आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पेज ये, आ जाओ। पहले मैं एप्लीकेशन नंबर कितना है 2 के बाद 3 में जाऊंगा, निकोजेंस 5A में। जरा एलिमेंट को एक बार लिखें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये हमने एलिमेंट्स लिखा। अब मैं बोलूंगा इनके एलिमेंटल फॉर्म्स लिखें, एलिमेंटल फॉर्म्स बेटा अच्छे से। N2 गैस, P4 सॉलिड, आर्सेनिक कुछ समझ में आया, कोवैलेंट सॉलिड, एंटीमनी कोवैलेंट सॉलिड, बिस्मथ मेटेलिक सॉलिड। बढ़िया से, ये आपके एलिमेंटल फॉर्म्स हैं। तो मोस्टली आपके सॉलिड एलिमेंट्स, बिस्मथ मेटल है ना, इसीलिए क्या कंपेयर करना बेहतर रहेगा, कंपेयरिंग मेल्टिंग पॉइंट। इज मोर सिग्निफिकेंट और वैल्यूएबल कह सकते हो। इनका मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर किया जाए सर, क्योंकि ये गैसियस एलिमेंट नहीं है तो ज्यादा ऑथेंटिक होगा अपने लिए। अब मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करने के लिए टाइप्स ऑफ सॉलिड पे आ जाओ, आराम से देखो। ये तो बेटा गैसियस एलिमेंट्स उसका तो सबसे कम रहा होगा। P4 हमने आपको क्लियर किया हुआ मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, क्लियर किया है, लो मेल्टिंग पॉइंट। अच्छे से देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट आज का रहा। आर्सेनिक हमने क्लियर किया है पीछे, कोवैलेंट सॉलिड है ये, हाई मेल्टिंग पॉइंट। जैसे जैसे एंटीमनी पे आ जाओ, आप अच्छे से देख लो। एंटीमनी भी कोवैलेंट सॉलिड, लेकिन नीचे आ गया, कोवैलेंट सॉलिड विथ मोर मेटेलिक कैरेक्टर, मिक्स्ड कैरेक्टर होता है। और लास्ट आते आते बिस्मथ, ये मेटल है तो मेटल में मेटालिक सॉलिड। बेटा अच्छे से देखिएगा प्लीज, मेटालिक सॉलिड आप सीख लिए, यहां सीख लिए। मैं दावे के साथ मैं बोल रहा हूं, लाइफ में दोबारा ये सब टॉपिक कोई नहीं देखने वाला है, सुनने वाला है, पढ़ाने वाला है, बताने वाला है। ये सारी चीजें आपके सिलेबस की हैं। फर्क ये है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपके एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन गायब है, लोग रट जाते हैं एक्सेप्शन मान के। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूं ईस्ट या वेस्ट,
नॉर्थ या साउथ, कहीं इनऑर्गेनिक के नोट्स को, कॉपी को, गूगल पे आप देख ही रहे हैं आजकल वो किस तरीके का हिसाब किताब चल रहा है यूट्यूब पे। आप जाए और वीडियो ढूंढ के निकाल दें, निकोजेन ग्रुप में मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर करना है, कहीं ढूंढ के निकाल दे और आप अपनी एनसीईआरटी पलटे, वैल्यू लिखी हुई है सबकी, तो आपसे कंपैरिजन पूछेगा। तो सवाल है मैं क्या करवा रहा हूं, मैं कह रहा हूं याद नहीं करना, वहां अप्रोच लगाना है। कैसे अप्रोच लगाओगे, उसके पीछे की कहानी है 2 लेक्चर की, और ये एक निकोजेन की नहीं, हर ग्रुप की कहानी को हमने सिखाया है आपको। मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने खूब सारा पसीना बहाया आपके लिए विंटर में, खूब सारा पसीना बहाया विंटर में। एकदम सामने में एग्जैक्ट मैं दिखा सकता हूं, मेरे स्क्रीन पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड और हेज लिखा हुआ है, लेकिन मेरे पास एकदम पूरा एकदम स्वेटिंग मेरी हो रही है, मतलब 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और मेरा पसीने से हालत खराब है। क्यों? तो कंटिन्यूअसली मैं एफर्ट लगा रहा हूं, मेंटली इंगेज हूं, फिजिकली इंगेज हूं। 1 घंटे 30 मिनट का ये कंटिन्यूअस आपका ये वीडियो रिकॉर्डिंग सेशन चल रहा है, लेकिन मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूं, पानी पी रहा हूं, बोल रहा हूं, बीच में कोई कट नहीं लिया मैंने। तो ये चीजें ठीक है, वो एक ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि मेरा इसमें कोई फायदा नहीं, हो सकता मेरा भी फायदा हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है, ना आप ना मैं, इंपॉर्टेंट ज्यादा सब्जेक्ट। फैन होइए सब्जेक्ट के होइए, कभी भी इंसान के नहीं हुई, इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, ठीक है, एकदम सब्जेक्ट के फैन होइए। तो मैं इन चीजों को आपको कनेक्ट करके सिखा रहा हूं, आप सीखें अच्छे से, और जितना आप तक ये चीजें पहुंचेंगी, आप उसको अपने अंदर रख पाएंगे, उतना मेरे को ज्यादा खुशी मिलेगी। और मैं ये फिर से बोल रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, कभी कहीं किन्हीं के लेक्चर, नोट्स, यूट्यूब चैनल, इधर उधर वीडियो, कहीं पे भी, पूरे इंडिया में मैं बात कर रहा हूं, आप एक बार ये चीज दिखाएं कि जिस सीक्वेंस में मैंने बताया है, हर ग्रुप के एलिमेंट्स के एमपीबीवी को कंपेयर कर रहा हूं विद कॉन्सेप्ट, कहीं किया हुआ मिले तो दिखा। आप निकोजेन का ही दिखा देना, बाकी छोड़ दे, छोड़ दूंगा पढ़ाना। आ जाओ। तो अब अपने पास जो बेटा सॉलिड्स हैं, उन सॉलिड्स के टाइप को समझा जाए। मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड विथ मेटेलिक कैरेक्टर, क्योंकि नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है ना, नीचे जाने पर कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, डाउन द ग्रुप बढ़ता है ना दोस्त। और सबसे निचला एलिमेंट है आपका मेटेलिक सॉलिड। तो आपके पास अब मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, अब मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करने का टाइम है। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाल। मैं एक बार 30 सेकंड के लिए रुकूंगा यहां पे, इस उम्मीद में कि आप इनके इन 3 2 5 एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट को एक बार लगा दें, मैं समझ जाऊं 90% भी अगर उसमें करेक्ट एक्यूरेसी आ गई तो मैं समझ जाऊं कि सीख लिया आपने और मेरा हो गया, मैं गंगा नहा लिया। तो आपको इन 5 एलिमेंट्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट बताने हैं। मैं 30 सेकंड का वेट कर रहा हूं। मेरे को नहीं पता कि आप जब वीडियो देखेंगे तो उस समय में आप क्या आंसर लाएंगे, लेकिन मैं आंसर 30 सेकंड बाद, ठीक 30 सेकंड बाद लिखने जा रहा हूं। इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर, पहले सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आपको क्या लगता है कि किस एलिमेंट का है, फिर किसका, फिर किसका, फिर किसका। आप जल्दी से 30 सेकंड, 30 सेकंड।
अब आपका आ रहा होगा आंसर। मैं अब सॉल्व करता हूं। आपने कुछ ना कुछ निकाल लिया है, आपको अब आपके आंसर्स क्रॉस चेक करने हैं। चलिए आइए, ये तो क्लियर है सबसे कम नाइट्रोजन का है, वो तो बेचारा कंपेयर करने से पहले ही गैस बन गया है। अब उसके बाद मेरे पास दो कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, फर्स्ट आर्सेनिक एंड एंटीमनी। तो कोवेलेंट सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होंगे मेटेलिक सॉलिड से भी, वो भी एसपी ब्लॉक का मेटेलिक सॉलिड है। एसपी ब्लॉक का तो मेटेलिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कम, मेटेलिक बॉन्ड पुअर होता, वीक होता। अब इन दोनों में भी जो नीचे के तरफ है ऑब्वियस है उसमें मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ गया। तो कोवेलेंट सॉलिड दोनों है लेकिन इसमें मेटेलिक कैरेक्टर आ रहा है, मतलब मेटेलिक बॉन्डिंग की तरफ ये शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट उससे कम होगा। तो सबसे पहला तो एकदम झन्नाटेदार तरीके से आर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आया। उसके बाद एंटीमनी, क्योंकि एंटीमनी में मेटेलिक बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया। नीचे है तो मेटेलिक बॉन्ड का कैरेक्टर उसमें आ गया। अब रहा सवाल बिस्मथ, फास्फोरस और नाइट्रोजन। बिस्मथ मेटेलिक सॉलिड है और फास्फोरस मॉलिक्यूलर सॉलिड है। मॉलिक्यूलर सॉलिड के तो सबसे लो होते हैं। तो इसके बाद हमारा बिस्मथ, उसके बाद फास्फोरस और सबसे कम हमारा नाइट्रोजन। अगर आपने आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, बिस्मथ, फास्फोरस और नाइट्रोजन लगाया चॉकलेट बनता है आपके लिए। पता भेजिए, मैं कुरियर करवा देता हूं यहां से, एकदम पक्का। बोला तो बोल दिया, एड्रेस दे दो, एकदम कुरियर करवा दिया मैंने। लेकिन हाँ सही हुआ हो तो। अब आ जाओ, मैं वैल्यू भी लिख के दिखाता हूं। इस कलर से लिखूं, 816 डिग्री सेंटीग्रेड, 671 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं 631, 271 डिग्री सेंटीग्रेड, 44 डिग्री सेंटीग्रेड, -210। आप अब वैल्यू को अच्छे से, आपके लिए वैल्यू नहीं याद करना है लेकिन लर्निंग तो है, आप अच्छे से देखिए। इन दोनों का आप चेक करें, बाकियों से सिग्निफिकेंटली लार्ज है। किसका किसका? आर्सेनिक एंड एंटीमनी का सिग्निफिकेंटली लार्ज है, 816, 631। अब बिस्मथ का देखे, बाकियों से सिग्निफिकेंटली लार्ज है इन दोनों से, क्योंकि ये मेटालिक सॉलिड था। ठीक है, तो अगले पेज में हालांकि लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहीं पे क्लियर हो गया। आर्सेनिक, एंटीमनी देखिए लार्ज है। अब ऊपर में इसमें क्या मेटल का कैरेक्टर थोड़ा सा आया है, तो कोवेलेंट सॉलिड का हाई होना है, तो सबसे ज्यादा आर्सेनिक हो गया। आर्सेनिक के बाद एंटीमनी, मेटेलिक है, और उसके बाद फास्फोरस 44, नाइट्रोजन देखिए -210। लिक्विड नाइट्रोजन को तो आप रेफ्रिजरेंट के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं ना, आजकल तो कुकिंग वगैरह में खूब इस्तेमाल होता है लिक्विड नाइट्रोजन, किसी भी चीज को सुपर तुरंत ठंडा करने के लिए। चॉकलेट वगैरह फ्लेवर जो होता है, इन सब चीज को तुरंत लिक्विड नाइट्रोजन उस पर डाल देते हैं, क्योंकि वो नॉन पॉइजनस भी है, टॉक्सिक है नहीं। हम नाइट्रोजन ऑलरेडी दिन रात बॉडी में लेते रहते हैं, तो जैसे कोई चॉकलेट वगैरह कुछ उस पर लिक्विड नाइट्रोजन उड़ेल देते हैं, तो पूरा देखोगे फ्यूम्स, व्हाइट फ्यूम्स जैसा नाइट्रोजन का। एनीवेज, तो आपने अच्छे से सीखा। अब आप सोचिए, अगर मैं अपने पढ़ाए हुए स्टेप्स में से कुछ भी एक थोड़ा भी कम पढ़ाया होता तो क्या ये सॉल्व हो पाता? कभी आप समझ भी नहीं पाते। कितना इरेगुलर है, हाईएस्ट सबसे ज्यादा ये, तब ये, तब ये, तब ये, तब ये, कितना इरेगुलर है, लेकिन लॉजिक से आपने पकड़ा चीजों को।
तो आज के इस एमपीबीपी और इंथैल्पी ऑफ ऑटोमेशन पार्ट के इंट्रोडक्शन में इतना ही। दोस्तों, मैं कुमार मनु आपसे विदा लेता हूं, ये उम्मीद के साथ कि आपने अच्छे से आज के लेक्चर को सीखा, समझा होगा, कॉन्सेप्चुअल लगा होगा और लगा होगा कि इनऑर्गेनिक में वाकई जादू है। पढ़ना चाहिए इसको अच्छे से, अच्छे फ्यूचर के लिए, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट के लिए, और नहीं कुछ तो इसलिए कि सामने वाला आपके लिए मेहनत करे। तो विदा लेता हूं बेटा, अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। मेटेलिक पार्ट में आज हमने 12th वाला पार्ट किया, 5A, हालांकि 6 से थोड़ा सा बच गया, उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा, वो भी 12th वाला पार्ट है। फिर 4A 3A 11th वाला पार्ट आएगा, फिर S ब्लॉक 11th वाला पार्ट आएगा, और फिर D ब्लॉक फिर वापस 12th वाला पार्ट है। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसको, थैंक यू सो मच।